together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting The Great Discoveries. दोस्तों आदाब, द ग्रेट डिस्कवरीज के इस शो में आपका वेलकम है, खैर मकदम है. ये एक ऐसा शो है जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट डिस्कवरीज के बारे में. तो आज एक ऐसे ही अहम डिस्कवरी के बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मोहतरमा इस्मत फातिमा मैडम आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है. शुक्रिया सर. दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में. वही कैलेंडर जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हम करते हैं. दोस्तों कैलेंडर हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है. हमें दिन, तारीख और वक्त की मालूमात फराहम करता है, जिससे हम अपने काम को मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के साथ कर सकते हैं. दोस्तों कैलेंडर की मदद से हम अहम तकरीबात, त्यौहारों, छुट्टियों और ख़ास मौक़ों को याद रख सकते हैं. ये हमें वक्त की अहमियत सिखाता है और हमारे रोज़मर्रा के कामों को मौसर तरीके से अंजाम देने में हमारी मदद भी करता है. कैलेंडर के बगैर हम वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते. अपने फ़राइज़ को बवक्त पूरा करने में दुश्वारी है महसूस करेंगे. कैलेंडर जिसके ज़रिए हम अपने महीनों के, सालों के वर्क की प्लानिंग पहले से कर लेते हैं. दोस्तों चाहे वो रेलवे, हवाई जहाज़ या होटल बुक करना हो, वहाँ भी हमें कैलेंडर की ज़रूरत महसूस होती है. बिना कैलेंडर के हम इन चीज़ों को बुक नहीं कर सकते, इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते. इसके साथ साथ चाहे हमें बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी बिजनेस हो, वहाँ हमें कैलेंडर की ज़रूरत महसूस होती है. पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? और क्या आज जो अलग अलग तरह के कैलेंडर हमारे पास मौजूद है, कई तरह के कैलेंडर आज हमारे पास मौजूद हैं, उसके बारे में आज हम इस शो में जानेंगे. तो जो ये कैलेंडर हमारे पास मौजूद है, ये कैलेंडर कैसे शुरू हुए, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे. इस पर हम डिस्कस करेंगे. इसके इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा इस्मत फातिमा मैडम आपका इस स्टूडियो में वेलकम है, खैर मकदम. सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कैलेंडर को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? हाउ वुड यू डिफ़ाइन कैलेंडर और हाउ इट्स इम्पोर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ? जी, ये कैलेंडर अगर हम बहुत आसान अल्फाज में बोलें तो कैलेंडर एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं. डेज में, फिर वीक्स में, फिर महीनों में और फिर सालों में. तो कैलेंडर एक ओवरऑल सिस्टम है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है. हम कैलेंडर से इतना हमारा इंट्रिकेट इंटीग्रेशन हो चुका है कि हम बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं देते कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन होगी. बिल्कुल. तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि कैलेंडर हमें मदद करता है हमारी डेली लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए. जैसे कोई इवेंट हो गया, कोई मीटिंग शेड्यूल करनी हो गई, कोई अपॉइंटमेंट है या बर्थडेज याद रखना है या कोई और कुछ
प्रोग्राम्स रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ये सारी कैलेंडर वो चीज़ है जो हमें अपनी ज़िंदगी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। और जितने इवेंट्स हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, ये सारा हम एक जगह पे कोऑर्डिनेटेड तरीके से व्यू कर सकते हैं। तो है तो छोटी सी चीज़ और हम वाकिफ़ हैं इससे, लेकिन हम ये बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं देते कि ये इसको कितने साल लगे होंगे। आज जो शक्ल हम देख रहे हैं इसकी, ये कितना रिसर्च या कितने ट्रायल्स और ये सारी चीज़ों के बाद में हम तक इस तरह इस शक्ल में पहुंचा होगा। जी। तो इस तरह हमारी रूटीन में आ गया है कि हम उस तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। कैलेंडर मतलब आज हमारे मोबाइल में भी है और सारे शेड्यूल जो है हम लोग मोबाइल से करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में मोबाइल का जो है दखल, जो इसका कैलेंडर का दखल है, हर जगह कैलेंडर मौजूद है। तो उसकी तरफ नज़र हमारी जाती नहीं, मगर अब उसके बारे में अगर थोड़ा ठहर के सोचे तो काफ़ी इसका अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में। जी सर। आगे हम बढ़ेंगे मैडम इस शो में और आपसे ये जानेंगे कि इसका जो बर्थ है, इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई, और इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए आप। कैलेंडर की शुरुआत, बर्थ कैसे हुआ इसका? कैलेंडर्स हम हज़ारों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आज जो शक्ल में है उससे थोड़ी सी मिलती जुलती शक्ल में हज़ारों साल से थे, क्योंकि लोगों को ज़रूरत पड़ी कैलेंडर्स बनाने की। मतलब उनकी चीज़ें, डेली लाइफ, और ख़ास तौर पे क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट थे हमसे पहले वाले लोग, तो ये उनके लिए ज़रूरी था कि कब उनको खेती करनी है, कब फसल काटनी है, कब पानी आता है या कब बाढ़ आएगी। तो ये सारी चीज़ों को वो ऑन अ रूटीन बेसिस ईयर आफ्टर ईयर वो लोग नोट करते गए, और फिर उन्होंने उसका एक शेड्यूल बना लिया कि हाँ, इस महीने में ये फसल काटनी होती है, फिर इस महीने में, नॉट एग्जैक्टली मंथ्स, लेकिन दिस टाइम ऑफ द ईयर ये ऐसा होता है। तो फिर जब उनको पता चला कि अच्छा ये रिपीटेड इवेंट्स हैं, रिपीट होंगे, हर साल इसी वक्त आने वाला है ये चीज़, हर साल सावन इस वक्त आएगा, हर साल हमें खेती इस वक्त काटनी पड़ती है। तो उस नेसेसिटी और उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहाँ के अर्ली ह्यूमंस ने कैलेंडर बनाया। और सीजन्स का ट्रैक रखने के लिए इजिप्शियंस थे, सुमेरियंस और बेबीलोन में रहने वाले लोग, उन्होंने सबसे पहले कैलेंडर्स इस तरह से बनाए कि उनकी खेती से ताल्लुक़ रखता था। और इजिप्ट में अगर देखेंगे तो दरियाई नील है, तो नील मई से लेके अगस्त के महीनों में फ्लड हो जाता है। अगर आज के कैलेंडर में हम देखें तो वो लोग उस टाइम पे तो ये महीनों के नाम नहीं थे, लेकिन उस चीज का ट्रैक रखने के लिए, क्योंकि जैसे ही वहां पे नाइल फ्लड हो जाता है, इनकी खेती का टाइम आ जाता है, तो वहां से पानी इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये जो चीज है नाइल की फ्लडिंग, और जिस महीने में वो लोग को खेती करनी है, तो वो चीज वो लोग स्टार्स या सितारों से भी देख के पहचानते थे। जब नील फ्लड हो जाता था तो उसी टाइम तकरीबन मई के टाइम पे सिरियस करके एक सितारा है वो उभरता था, तो उसको वो लोग रिलेट करते थे, और फिर उन्होंने उस टाइप का कैलेंडर शुरू किया वहाँ पे। तो ये जो कैलेंडर है ये बहुत कदीम जमाने से चल रहे हैं। और ये जो सितारों के बेसिस पे है और सीजन्स के बेसिस पे है। उस टाइम के कैलेंडर्स उस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि उनको अपने एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए उतना काफी था। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इंसान ने सबसे पहले कैलेंडर्स, अर्लीस्ट कैलेंडर्स जो हैं वो बनाए थे। तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, किस टाइम पे खेती काटनी है, किस टाइम पे बीज बोने हैं, किस टाइम पे नील फ्लड हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने अपना एक कैलेंडर बना लिया था जो उस रीजन के लिए स्पेसिफिक था। जैसे इजिप्ट वालों के लिए अपना एक स्पेसिफिक कैलेंडर था, बेबीलोन वालों के लिए अपना एक स्पेसिफिक कैलेंडर था। तो हर एक के अपने अपने स्पेसिफिक कैलेंडर्स थे जो उनके अपने नीड्स को कैटर करते थे। तो इस तरह से ये कैलेंडर का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना सिस्टम है। बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम आपने कि किस तरह से जो है जो नेचर के जो मूवमेंट है उस पर जो है बेस करके कैलेंडर को ईजाद किया गया, उसका यूज़ किया गया। दोस्तों अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मानू 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो।
is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Do not let making a living prevent you from making a life. John Wooden. अगर तुम गुनाह करते हो तो कोई ऐसा मकाम तलाश करो जहाँ खुदा न हो। कॉल्टन। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिना जोश के आज तक कोई भी महान कार्य नहीं हुआ। बिना जोश के आज तक कोई भी महान कार्य नहीं हुआ। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मनु 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका वेलकम है, खैर मकदम है हमारे शो में द ग्रेट डिस्कवरीज में। आज हम बात कर रहे हैं कैलेंडर के बारे में। मैडम, आपसे आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एंशिएंट सिस्टम ऑफ कैलेंडर था, उसके बाद जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ कैलेंडर है, तो उसमें कैसे आए, इसका पूरा जो सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले के जो सिविलाइजेशंस थे उनको वो एग्रीकल्चर बेस्ड थे। तो उन्होंने अपने हिसाब का एक कैलेंडर बना लिया था और उनका कैलेंडर सिंपल हुआ करता था। तो मतलब कब किस महीने में उनको बीज बोना है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, और फिर आगे कब फसल काटनी है, ये सारी चीज़ें उनके अपने कैलेंडर में थी। अब जो मॉडर्न कैलेंडर है हमारा, वो बहुत डिफरेंट है। जो पहले का कैलेंडर था, ख़ास तौर पे वो लोग चांद के बेसिस पे बनाते थे, फेजेस ऑफ द मून जिसको हम बोलेंगे। तो उनके कैलेंडर में महीने अक्सर महीने में 28 या 29 दिन हुआ करते थे। और फिर ये जो लूनार कैलेंडर है और फिर जो सोलार ईयर है, बाद में उसकी कई चीज़ों में डिस्कवरीज हुई हैं। सोलार वगैरह जब आ गया तो लूनार मंथ्स और सोलार ईयर फिर मैच नहीं होने लगे। मतलब वहाँ पे 28 या 29 या 30 दिन, और फिर यहाँ पे हमें साल भर में 365 डेज कुछ आने लगे, 365.4 बोल लेंगे हम। तो ये जो चीज़ है, इसका मिसमैच होने की वजह से हमें एक मॉडर्न सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे हम ये दोनों चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके एक स्टैंडर्डाइजेशन कर लें कैलेंडर का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कई सोसाइटीज़ ने सोलार कैलेंडर्स अडॉप्ट करने शुरू कर दिए। तो जो सोलार कैलेंडर, मतलब हम रिसेंटली जो हमारे रिकॉर्ड्स में बोल सकते हैं मौजूद है अभी, जी, जो सबसे अर्लीस्ट सोलार कैलेंडर जो हमारे रिकॉर्ड्स में मौजूद है वो जूलियन कैलेंडर है। जी, ये हम जूलियस सीजर को तो जानते हैं, जी बिल्कुल, शेक्सपियर के प्लेस से जानते हैं। लेकिन जूलियस सीजर के कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे और नए या मॉडर्न कैलेंडर को उन्होंने अपनी एक देन दी है जिसका नाम है जूलियन कैलेंडर। तो उसके बेसिस पे फिर आज का मॉडर्न कैलेंडर मौजूद है। तो ये था तकरीबन 46 BC में, बिफोर क्राइस्ट।
तो उसमें उन्होंने जूलियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ। उस ज़माने के उनके पास जो टूल्स मौजूद थे और उनका जो नॉलेज मौजूद था उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशंस किए, लेकिन एक छोटा सा एरर रहा जहाँ पे जो सोलर ईयर का जो पूरा लेंथ है वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया जी। तो उसकी वजह से मतलब उन्होंने कम कैलकुलेट किया। अच्छा। और फिर कई सेंचुरीज, कई सदियां गुजर गईं और फिर वो जो कैलकुलेटेड एरर रहा वो पाइलअप हुआ और पाइलअप होके कई मिनट्स बाद में एडअप करने पड़े। तो उसका फिर से कैलकुलेशन फिर कई सालों बाद हुआ और तकरीबन 1500-1600 साल बाद पोप ग्रेगरी द 13th ने फिर से कैलकुलेशंस करवाए लोगों से इस कैलेंडर के, और फिर उन्होंने अपना एक कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर जी, हम आज उसको बिल्कुल ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसकी बुनियाद जूलियस सीजर ने डाल दी थी। तो हम उसी को थोड़ा सा एक मॉडिफाइड तरीके में आज हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो छोटा सा इश्यू था, जो 11 मिनट का फर्क आया था जूलियन कैलेंडर में, वो इसमें फिक्स कर दिया गया। मतलब हाँ, इसमें थोड़ा सा उसका ट्वीक करके कैलेंडर को ठीक किया गया। तो अब ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये अगले 20,000 साल तक के लिए एक्यूरेट है। तो इसमें कोई आगे पीछे गलती नहीं आएगी और उसी वजह से हम हर 4 साल में एक बार लीप ईयर देखते हैं और फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता है हमारे पास। तो वो जो छोटा सा मिसकैलकुलेशन हुआ था वो फिर हमारे पास यहाँ पे नहीं है इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में, और ये सारी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है, साइंटिफिकली इसको एक्सेप्ट किया गया है और हम अपनी लाइफ इसी के बेसिस पे जीते हैं। हम इसी के बेसिस पे हम अपना इवेंट्स वगैरह सब प्लान करते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा से एक्यूरेट है और इस तरह से हम वहाँ से लूनार कैलेंडर से अब इस सोलार कैलेंडर की तरफ आए हैं। एंशिएंट सिस्टम से हम यहाँ मॉडर्न कैलेंडर की तरफ आए हैं। तो ये जो अभी हम कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 500 साल पहले इसका ये इजाद हुआ है और हम डेफिनेटली हम पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर यूजिंग नाउ इज़ ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 1582 में ख़ास तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। तो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आपने बताया मैडम, कैसे हमने जो है लूनार से जो है सोलर कैलेंडर की तरफ हम लोग मतलब आए हैं और इसमें कई सारे जो है वो मल्टीपल रिफॉर्म्स भी किए गए जिसके नतीजे में आज जो है कैलेंडर हम वो देख पा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। मैडम आगे हम बढ़ेंगे और आपसे ये एक बात जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी और कोई कैलेंडर्स मौजूद हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर तो हम अपने पूरे सिविल मामलात के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम ऑफिस में जो इस्तेमाल करते हैं, स्कूल्स में एकेडमिक कैलेंडर्स वगैरह हैं। तो एक्चुअली कैलेंडर के नाम पे हमें हर जगह सिविल कामों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर रहेगा, बट हम अपने कल्चर्स में देखें स्पेशली स्पेसिफिक अलग अलग कल्चर, जैसे हमारा अपना हिजरी कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है जी, जो लूनार बेसिस पे बना हुआ है जी। इसमें हमारे जो हिजरी कैलेंडर है उसमें तो 29 या 30 दिन होते हैं हर महीने के, और हमें पता है कि ये सोलार ईयर जो होता है 365 डेज का, हमारे 354 डेज होते हैं, तो 11 दिन का फर्क होता है। ये तो हमारा चालू कैलेंडर है और इसीलिए कई दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि एक साल में हमारे पास 12 मून्स की जगह 13 भी जी होते हैं। तो सोलार कैलेंडर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये एक कैलेंडर हो गया। फिर एक हिब्रू कैलेंडर है जो यहूदी लोग अपने रिलीजियस हॉलीडेज वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका अपना एक कैलेंडर है। फिर चाइनीज़ कैलेंडर है जी, तो वो लोग अपने चाइनीज़ न्यू ईयर और चाइनीज़ फेस्टिवल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा अपना हिंदू कैलेंडर है जो इंडिया में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ की अपनी फेस्टिवल्स होती हैं, यहाँ की रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, यहाँ की नाम वगैरह जो डिफरेंट है, महीने के नाम जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास महीनों के नाम अलग हैं। हर कैलेंडर में अपने अपने महीनों के नाम हैं और हर कैलेंडर में नंबर ऑफ मंथ्स भी डिफरेंट है। तो ये चीज़ें हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा कई ऐसे कैलेंडर्स आज भी राइज हैं जो हम अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं कल्चरली और रिलीजियस पर्पसेस के लिए। जी दोस्तों, अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कैलेंडर पर वो जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show.
रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ अहमद नाम फैज़ तकल्लुस था। सियालकोट के एक गांव में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट से हासिल की। अंग्रेजी में एमए करने के बाद कॉलेज में लेक्चरर हो गए। फैज़ का इंतकाल लाहौर में हुआ। फैज़ ने गज़ल की क्लासिकी रिवायत से इस्तिफ़ादा किया और उसे इनक़िलाबी फ़िक्र से हम आहंग करके एक बिल्कुल नया रंग पैदा किया। तरक़्क़ीपंद शायरों में फैज़ गज़ल और नज़्म दोनों के मकबूल शायर हैं। अपनी इनक़िलाबी सरगर्मियों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने जिला वतनी की ज़िंदगी भी गुजारी। हक़ व इंसाफ के लिए वो बराबर आवाज़ उठाते रहे। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रख्म करते रहेंगे। फैज़ की शायराना कदर कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ लिया जाता है। उनकी शायरी ने उनकी ज़िंदगी में ही सरहदों, ज़बानों, नज़रियों और अक़ीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल कर ली थी। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। उनकी शायरी में दर्दमंदी, दिलावेज़ी और तासीर है। उनके कलाम के तर्जुमे मुख्तलिफ ज़बानों में शाये हो चुके हैं। उनके शेरी मजमुए नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तहसंग, सिरे वादी सीना, शाम शहर यारां, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हैं। उनका कुलियात नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से शाये हो चुका है। नस्र में मीज़ान, राह रस्म आशनाई और सले में मेरे दरीचे में उनकी मारूफ किताबें हैं। दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वो इस लिहाज से तरक्की पसंद शोरा के मीर कारवां हैं कि उन्होंने जदीद अहद के तकाज़ों से अपनी शायरी को हम आहंग किया। उनकी गज़लों में एक नया लबो लहजा और एक नया तसव्वुर इश्क मिलता है। दोस्तों, ये थे फैज़ अहमद फैज़ और उनके अदबी कारनामे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका वेलकम है, खैर मकदम है हमारे शो में द ग्रेट डिस्कवरीज़ में। आज हम बात कर रहे हैं कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, आगे हम जानते हैं इस्मत मैडम से कि कैसे कैलेंडर जो है वो जो नेचुरल सर्कल्स है हमारा, उससे हमें जोड़ता है। तो इसके बारे में मैडम से मैं जानना चाहूँगा किस तरह से जो है वो जो कैलेंडर है वो नेचुरल साइकिल से हमें कनेक्ट करता है। मैडम, इसके बारे में थोड़ा हमें कुछ बताइए। सन है या मून? जी 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 नेचुरल साइकिल की जब हम बात करेंगे कैलेंडर के ताल्लुक से, तो हम सूरज का मूवमेंट और चांद का मूवमेंट की बात करेंगे। जी, तो ये जो दो मूवमेंट्स हैं वो रिलेटिव टू द अर्थ हैं। तो इसमें
जब हम सूरज की बात करेंगे तो सोलार कैलेंडर बनेगा, और चांद के मूवमेंट और चांद के फेजेस से ताल्लुक से बात करेंगे तो वो लूनार कैलेंडर रहेगा। तो हमारे पास जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो पक्का सोलार कैलेंडर है, मतलब सूरज के हिसाब से चलता है। और जैसे कि हर महीना के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज होंगे। सोलार कैलेंडर में फिक्स नंबर ऑफ डेज है, जैसे जनवरी में 31 डेज, किसी भी साल ले लें आप, कोई भी साल ले लें, ये 2024 है, 2024 में भी फिक्स रहेगा, अगले 1000 साल के बाद भी, 1000 साल पहले भी। तो ये जब से शुरू हुआ है तब से इन्होंने फिक्स कर दिया है कि सोलार कैलेंडर में नंबर ऑफ डेट्स पर मंथ, नंबर ऑफ डेट्स, तो ये फिक्स रहेंगे। तो अब हम जब लूनार कैलेंडर की बात करेंगे तो लूनार कैलेंडर फेजेस ऑफ द मून पे डिपेंड करेगा। तो एक महीने में अगर चांद के 30 दिन हुए तो अगले महीने में हो सकता है 29 दिन हो सकते हैं। तो ये जो लूनार कैलेंडर है, जैसे हम हिजरी कैलेंडर है या इस्लामिक कैलेंडर है, तो इसके अंदर फ्लक्चुएशंस होंगे, एग्जैक्टली फिक्स नहीं रहेगा। इस साल अगर इस महीने में रबीउल अव्वल के महीने में हमारे पास 30 दिन हुए तो अगले साल हो सकता है 29 दिन होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, तो हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है चांद के ऊपर। तो यहाँ पे सोलार से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें 11 दिन कम मिलेंगे, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे। और जो हमारा डेट्स होंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह की, तो वो भी फ्लक्चुएट होती रहती हैं सोलार के हिसाब से। रमजान में जो है, बिल्कुल, रमजान हर साल हम एक ही महीने में नहीं देख सकते। जैसे सोलार कैलेंडर के जनवरी, हर साल जनवरी में नहीं आएगा रमजान, तो वो पूरा चेंज होता रहेगा कि सोलार कैलेंडर के हिसाब से। रोजे भी ये जो है कभी 30-29 के होते हैं, कभी 30 के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लूनार कैलेंडर चेंज होता रहेगा, और सोलार के कैलेंडर की बनिस्बत सोलार एक फिक्स्ड कैलेंडर रहेगा, लूनार थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। और उसके बाद में एक और कैलेंडर है जिसको हम लूनी सोलार कैलेंडर्स कहेंगे। तो ये लूनार और सोलार दोनों को मिला के ये लोग बनाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास चाइनीज कैलेंडर्स हैं और हिब्रू कैलेंडर है, यहाँ पे दोनों सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, सोलार और लूनार दोनों को मिलाएंगे और फिर वो लोग पूरा एक कैलेंडर बनाएंगे। जैसे कि अगर लूनार कैलेंडर है, वो सोलार कैलेंडर को बराबरी करने के लिए एक्स्ट्रा महीने कुछ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से उन चाइनीज कैलेंडर अलग है और हिजरी कैलेंडर अलग है और सोलार कैलेंडर्स अलग है। इसके अंदर वास्ट डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक बहुत हम कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, और कैलेंडर होने की वजह से हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूब मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। मैडम, अभी अब तक हमने पास्ट के बारे में जाना, अब हम थोड़ा सा जो है प्रेजेंट उसके बारे में जानते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब किस तरह जो कैलेंडर है वो अभी मतलब आज की जो हमारी डे टू डे की ज़िंदगी है उसको असर उसमें डालता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से इफेक्ट करता है। हम आजकल जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, आज जो डिजिटल एज है हमारी, और उसमें हम जितने ऑर्गेनाइज्ड हैं वो सारा कैलेंडर्स की वजह से है। कैलेंडर्स की वजह से हम प्लान आसानी से कर सकते हैं और इवेंट्स शेड्यूल कर सकते हैं। और स्कूल्स एकेडमिक कैलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में मीटिंग्स शेड्यूल होती हैं, एग्जाम्स शेड्यूल होते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में फिस्कल ईयर जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, तो हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है और हम वो कैलेंडर की हेल्प से ही कर सकते हैं। और अगर हम ऑन अ पर्सनल लेवल लें, इंडिविजुअली, तो हमारे अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट्स हैं, हमें कहीं पे जाना है या हमारे पास कोई दावत है या किसी के बर्थडे में जाना है या हमें कुछ अपना काम करना है, तो ये सारी पर्सनल चीज़ें हम अपने कैलेंडर में नोट कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज करने का या जो ऑर्गेनाइज्ड रहने का जो हमारे पास अभी इस दौर में है या पहले के दौर से चला आ रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कैलेंडर्स। हम ये सारी चीज़ें मेंटेन इसलिए कर पाते हैं कि हमारे पास कैलेंडर मौजूद है और हमारे पास स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक डे के लिए चीज़ें ऑलरेडी फिक्स की हुई हैं। अगर कैलेंडर नहीं होता फिर तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती। जो स्टैंडर्डाइजेशन है, एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि हाँ, अगर हम बात करेंगे कि 1 जनवरी, तो 1 जनवरी कहीं पे भी 1 जनवरी ही रहेगा। तो वो चीज़ एक बहुत आसान बनाती है कोऑर्डिनेशन के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और हमारी लाइफ में एक इंटीग्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैलेंडर्स ही की वजह से है। अभी तो आजकल हमारे पास कंप्यूटर्स में और स्मार्टफोन्स में भी कैलेंडर्स हैं, तो हमारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे है हमारा कैलेंडर, और हमारी इवेंट्स
हम आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं चीज़ें, हम आसानी से अटेंड कर सकते हैं और कोई चीज़ मिस नहीं होती है। तो कैलेंडर एक बड़ा अहम रोल अदा करता है हमारी लाइफ्स को ऑर्गेनाइज करने में। बिल्कुल, और वो रिमाइंडर भी हमें मतलब भेजता रहता है कि अभी इस वक्त इस तरह के काम करने हैं, तो काफ़ी हम लोग ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो गोया कि कैलेंडर एज अ टूल हम यूज़ करते हैं अपने आप को टू गेट ऑर्गेनाइज। जी बिल्कुल, कैलेंडर बहुत पावरफुल टूल है। हाँ, और उसके साथ साथ जो बहुत सारे दिन ब दिन के जो काम है हमें करना है, जैसे बच्चों के स्कूल के जो भी है अटेंड करनी है मीटिंग, तो उसको भी, और अपना पर्सनल लेवल पे जो मीटिंग है वो भी। उसके साथ साथ मैंने देखा कि जो अब हम अगर रेलवे की टिकट बुक करनी है या फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, तो हर जगह कैलेंडर का दखल है। और इसके अलावा कहीं होटल बुक करना है तो सब जगह कैलेंडर, इवन मोबाइल में तो मैंने देखा जो मैक्सिमम जो जितने ऐप्स हैं वो सब जगह उसमें कैलेंडर, अपने डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना है, सब कुछ उसमें ऐड करना, तभी जाके वो ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मॉडर्न ऐप्स में कैलेंडर इंटीग्रेटेड है। और कैलेंडर की अच्छी बात ये है कि हम अगले 1000 साल तक का भी कैलेंडर देख सकते हैं। हमें अगले 10 साल के लिए कोई प्लानिंग करनी है तो हम वो भी आसानी कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी पावरफुल टूल इन मॉडर्न। आज की जिंदगी में अगर मॉडर्न डेज में हम देखें तो कैलेंडर पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो गया हमारी लाइफ में। इसके बिना कोई काम कर पाना मुश्किल सा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कैलेंडर पे हम जो बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम द ग्रेट डिस्कवरीज। आप सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मनु 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे चाइनीज रेवोल्यूशन 1911 के बारे में। सन 1911 में चीन में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने सदियों पुरानी बादशाहत का खात्मा करके जमहूरियत की बुनियाद रखी। इस इनकलाब को शिन्हाई इनकलाब भी कहा जाता है। इससे पहले चीन में चिंग डायनेस्टी की हुकूमत थी जो सन 1644 से चली आ रही थी, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में ये हुकूमत कमज़ोर हो गई। गैर मुल्की ताकतों की बदखलत, बदउनवानी, माशी कमज़ोरी और अवामी बदहाली ने लोगों को बगावत पर मजबूर कर दिया। इस इनकलाब की क़यादत सन यात-सेन और उनके साथियों ने की। उनका मकसद एक जदीद जमहूरी और अवामी हुकूमत कायम करना था। अक्टूबर 1911 में बुचांग अपराइजिंग के साथ ये तहरीक तेज़ हो गई। थोड़े ही अरसे में कई शोबे बगावत में शामिल हो गए और चिंग खानदान की ताकत टूट गई। 1912 में चिंग खानदान के आखिरी बादशाह पुई ने तख्त छोड़ दिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना कायम हुई। सन यात-सेन को सदर बनाया गया। अगरचे इसके बाद चीन में सियासी अदम इस्तेहकाम और खाना जंगी का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन 1911 का इनकलाब चीन की तारीख का एक संग मील था। इसने सदियों पुरानी शाही हुकूमत का खात्मा किया और अवामी हुक्मरानी की राह हमवार की। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मनु 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। दोस्तों, द ग्रेट डिस्कवरीज के शो में आपका दोबारा से वेलकम है ब्रेक के बाद। और आज हमारे शो में मौजूद है मोहतरमा इस्मत फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक मानू हैदराबाद। और आज हम बात कर रहे हैं कैलेंडर के बारे में। मैडम, आपसे आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब ये जो इससे मतलब कैलेंडर से जुड़े जो काफ़ी जो सम सरप्राइजिंग फैक्ट्स या इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप कुछ हमें। जी जो लोगों को हम लोगों को नहीं मालूम है, नहीं पता इसके बारे में, थोड़ा बात हाँ, एक आध इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता सकती हूँ। जी। जब कैलेंडर इजाद हुआ था सबसे पहले, रोमन कैलेंडर जिसको हम बोलेंगे, तो अक्टूबर उसमें 8वां महीना था। टोटल 10 महीने थे उस कैलेंडर में। अक्टूबर 8वां महीना था, इसलिए उसका नाम ऑक्टो मतलब 8 होता है। उसके बाद नवंबर था, दिसंबर था, नवंबर मतलब 9 और दिसंबर डेका मतलब 10। तो 10 ही महीने थे। और फिर बाद में जब इन्होंने कैलेंडर को मॉडिफाई किया और कई और कैलकुलेशंस वगैरह के बाद उसको इस शक्ल में लेके आए, तो फिर उनको 2 महीने ऐड करने पड़े। और उन्होंने वो 2 महीने शुरू में ऐड किए। अच्छा। साल के शुरू में ऐड किए। जनवरी और फरवरी बाद में ऐड हुए। बाद में जो रिफॉर्म हुआ इसमें 2 महीने बाद में ऐड हुए। बाद में ऐड हुए। और ये साल शुरू होता था रोमन कैलेंडर का मार्च से। अच्छा। तो उन्होंने फिर जनवरी और फरवरी ऐड किया, तो अक्टूबर हो गया 10वां महीना। लेकिन नाम तो उसका अक्टूबर ही रहा। अक्टूबर जी। और नवंबर 11वां महीना हो गया, नाम नवंबर। दिसंबर 12वां महीना, नाम लेकिन दिसंबर ही रहा। तो ये जनवरी फरवरी बाद में ऐड हुए, और लेकिन अक्टूबर वगैरह के नाम वैसे ही रहे। जी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना तो उसको एक्सेप्टेंस में टाइम लगा। आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट हुआ। ब्रिटेन ने तकरीबन 200 साल बाद इस चीज़ को अडॉप्ट किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। तब तक वो दूसरा कैलेंडर चला रहे थे। तो जब ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया इसको 1752 में, तकरीबन 200 साल के बाद, तो जूलियन से ये लोग जब ग्रेगोरियन में शिफ्ट हुए तो इनको थोड़ा मिसिंग डेज कोप अप करने के लिए 11 दिन लग गए। मतलब नॉट लग गए, 11 दिन, उनके 11 दिन मिस हो गए बेसिकली देखा जाए तो जब उन्होंने अडॉप्ट किया इसको सितंबर 2 और 11 दिन का उनको डिफरेंस आ रहा था, और फिर अगले दिन जब लोग उठे तो वो सितंबर 14 थी, क्योंकि उन्होंने सितंबर में इस चीज़ को अडॉप्ट किया और फिर 11 दिन को कोप करने के लिए उन्होंने अगला दिन सितंबर 14 रखा। तो उस साल ब्रिटेन में 11 दिन कम हो गए कैलेंडर में। और एक चीज़ ये है कि हम हमेशा समझते हैं कि न्यू ईयर 1 जनवरी को होता है, क्योंकि नया साल है, सोलार कैलेंडर का पहला दिन न्यू ईयर है। लेकिन हर कम्युनिटी में या हर कंट्री में ये चीज़ नहीं होती है। जैसे कि चाइनीज़ न्यू ईयर अलग है। जी बिल्कुल। और इथियोपिया में न्यू ईयर सितंबर में मनाया जाता है। जी। और यहाँ पे इंडिया में जनवरी में, मिड जनवरी में मनाया जाता है। तो और फिर कुछ कल्चर्स में अप्रैल में आता है नया साल। तो न्यू ईयर हर एक के लिए अलग अलग है। इस्लाम में भी अलग है। बिल्कुल। हमारे पास भी हिजरी कैलेंडर में न्यू ईयर अलग रहेगा। मुहर्रम आखिरी महीना है, उसके बाद दूसरा। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, है हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर, लेकिन कई दूसरे जो कैलेंडर्स हैं उनके न्यू ईयर्स अपने अपने हिसाब से हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बोल सकते हैं जो हम कैलेंडर्स के ताल्लुक से बता सकते हैं। जी। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कैलेंडर के हवाले से हमारी शो द ग्रेट डिस्कवरीज में, और आज हमारे साथ मौजूद थी मोहतरमा इस्मत फातिमा मैम। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस शो के लिए दिया। बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा हम और अप्रिशिएट कर पाएंगे कैलेंडर्स के बारे में जान के। तो जैसा कि आपने बताया कि कैलेंडर एज अ टूल एक हम यूज़ करते हैं अपने प्लानिंग को करने के लिए, ताकि हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रह पाएँ और अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकें। और इसके साथ साथ दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिस्ट्री, कल्चर्स और द कॉस्मोस से कनेक्शन का भी एक ज़रिया है कैलेंडर हमारा। बिल्कुल। तो दोस्तों, कैलेंडर के बारे में ये जो छोटी सी जानकारी हमने आज इस शो में आपको दी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जो है हमारा पसंद आएगा। और अभी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन अभी देना चाहूँगा कि हालिया दिनों में भी अभी जो है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है वो दरियाफ्त किया गया है टर्की में। वो ऐसा बताया जा रहा है कि ये कैलेंडर लगभग 13,000 साल पुराना है, और इसे एक पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है, और
खंबे में वी शेप के 365 निशान हैं और हर निशान जो है वो एक दिन को दिखाते हैं, यानी कि दिन को दर्शाते हैं कि वो जो निशान है वो एक दिन को दिखाते हैं। इसके साथ साथ पूरे कैलेंडर में 12 चंद्र महीने यानी चांद के महीने हैं और 11 इजाफी दिन इसमें शामिल किए गए हैं। और रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक ये कैलेंडर 10,850 BC के आसपास जो है वो एक कोमेट, जिसे धूमकेतु हम कहते हैं, के हमले की याद में बनाया गया था। और दोस्तों इससे तुर्की के गोबेकली टेपे साइट पर खोजा गया है। गोबेकली टेपे साइट एंशिएंट इंजीनियरिंग और कलात्मकता की बेहतरीन मिसाल है और ये अब तक खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी मैन मेड स्ट्रक्चर मानी जा रही है। और इसमें मैं आपको एक बात और बताते चलूँ कि इस कैलेंडर की तामीर 9,600 से 8,200 BC के बीच हंटर गैदरर्स के ज़रिए किया गया था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जो काफ़ी पुरानी कैलेंडर, जो अभी सबसे पुरानी कैलेंडर जो अभी दरियाफ्त हुई है टर्की में, इसके बारे में। और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम हमारा बहुत मतलब काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक छोटी सी जानकारी हमने आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दी है। और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अहम टॉपिक के साथ, और हम बात करेंगे किसी एक बहुत ही अहम दिलचस्प टॉपिक के बारे में जो हिस्ट्री से, जो डिस्कवरी से जुड़ा हो। तो दोस्तों द ग्रेट डिस्कवरीज़ के इस शो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इस शो के अगले एपिसोड में। हम बात करेंगे किसी और अहम टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to the Great Discoveries on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।